गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हमने सीईटी प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की हुई है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन मिले। ठीक है, देखिए चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हम सभी वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। देखिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इनकम विच एक्रू आउटसाइड इंडिया, जो हमने भारत के बाहर यानी कि इंडिया के बाहर प्राप्त की है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बट उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से है। इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंशियल ओनली, नॉन नॉट ऑर्डनरी, रेजिडेंट ओनली, बोथ ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी और नॉन रेजिडेंट। तो वो दोनों केस में क्या होगी? टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंडिया से वो कंट्रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिविडेंड पेड बाय इंडियन एन इंडियन कंपनी इज, जो डिविडेंड पे कर रहा है इंडियन कंपनी, ठीक है, टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रिसिप्ट, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, रिसिपिएंट आगे, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स, राइट। जो डिविडेंड पेड हो रहा है इंडियन कंपनी तो वो टैक्सेबल तो होगा कंपनी के हैंड पर, बट एग्जेम्प्ट कहाँ होगा? रिसिपिएंट, जिससे रिसिपिएंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स, आपको क्या दिया हुआ है? आपने बताना है टोटल वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक ईयर में जो आपको टोटल आउटपुट मिला है फिनिश गुड्स और सर्विसेज का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टोटल आउटपुट की बात कर रहा है, नेट आउटपुट की नहीं कर रहा है। टोटल आउटपुट है तो वो ग्रॉस ग्रॉस से रिलेटेड होगा। ओके, और नेट होता तो वो नेट से रिलेटेड हो जाता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इनकम इज़ व्यूड इन टर्म्स ऑफ, नेशनल इनकम को आप किसके अनुसार आप देखते हो उसको? उसे हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी नहीं देखते, यूएन ईयर के अकॉर्डिंग भी नहीं देखते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर भी नहीं देखते हैं। हम उसे किस बेस पे देखते हैं? फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है वेट। वेट एक किस टाइप का टैक्स है? वैल्यू एडेड टैक्स। इससे क्या हो रही है? वैल्यू में ऐड हो रहा है ना ये टैक्स। तो ये ना तो एक्साइज ड्यूटी है, ना डायरेक्ट टैक्स है, ना स्पेसिफिक है, तो ये क्या है? एड वैलोरम टैक्स। ओके, आगे देखिए। इंडियाज़ इकोनॉमी पॉलिसी प्रिपेयरिंग फॉर 21st सेंचुरी इज़ अ बुक रिटन बाय, ये बुक जो है ये किस ने लिखी है? ये लिखी है बिमल जलान ने। ठीक है, बिमल जलान ने लिखी है ये बुक। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स क्या होता है? टॉबिन टैक्स आपका होता है कैपिटल से रिलेटेड होता है, जिसमें आप कैपिटल यानी कि करेंसी को एक्सचेंज कन्वर्ट करते हो, राइट। और इसे किसने शुरू किया था? जेम्स टॉबिन ने इसको क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, किसने किया था ये? जेम्स टॉबिन ने। ओके, राइट। तो टॉबिन टैक्स क्या हुआ? देखिए क्या दे रखे? नेशनलाइज्ड बैंक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं, कैपिटल से रिलेटेड होगा, कैपिटल मार्केट यानी कि जहाँ पे आप कैपिटल को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल को। ठीक है, इम्पोज ऑन इंडस्ट्रीज विच एंटरटेन कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स इन कैपिटल मार्केट फॉर FII। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। डबल काउंटिंग मीन्स, डबल काउंटिंग मीन्स का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस पर भी, प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर उसको बार बार काउंट कर लेना। ठीक है, तो काउंटिंग अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन।
देखिए, द गैप बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट का जो गैप होता है वो क्या होता है, वो आपके पास होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ह्यूज फॉरेन, स्मॉल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट नहीं होता, मीडियम का नहीं होता, जब हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होती है आपकी बड़ी, ठीक है, उनका वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर हम डोमेस्टिक में से वो माइनस कर देते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन किसको रेगुलेट कर दी है, कमोडिटी को, ठीक है, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ओके, आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन कॉल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी मोस्टली पब्लिकेशंस होते हैं वो CSO यानी कि आपके पास सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाइम टू टाइम पब्लिकेट करता रहता है, पब्लिकेशन उनका करता रहता है, ठीक है। कभी आप एनर्जी स्टैटिस्टिक्स देखकर पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट या इनको टिक कर दो, नहीं, CSO ही क्या करता है, टाइम टू टाइम इनको पब्लिकेशन करता रहता है। आगे देखिए, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस होता है इट मीन्स वो क्या है हमारे पास, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। ओवरहेड बजट वेरिएंस इज अ सब वेरिएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ओवरहेड बजट है, ठीक है, वो क्या होता है, सब वेरिएंस होता है किसका, वो होता है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ से क्या करते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं सारी, कि कितना कॉस्ट आना चाहिए, कितना है, ये सब कुछ हम देखते हैं। हु कंडक्ट्स द मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ अ कंपनी, मैनेजमेंट ऑडिट के लिए कोई पर्टिकुलर हमें CA वगैरह की नीड नहीं होती, इससे कोई भी क्वालिफाइड एलिजिबल कोई भी कैंडिडेट जिसे नॉलेज है कोई भी क्या कर सकता है, मैनेजमेंट ऑडिट कर सकता है कंपनी का, तो क्या आ जाएगा, एनी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट, पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होते हैं, रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो किसी भी डिसीजन को लेने से क्या होती है, जब हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं उससे वो रिलेट होती है, ठीक है, यानी कि डिसीज़न लेने का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो कौन कौन सी होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी होती है, संक भी होता है, डेप्रिसिएशन, कितनी बड़ी मशीनरी ले रहे हो कितना आपका डेप्रिसिएशन जाएगा, ये सब भी उस पर करता है, तो मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसी है जो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकम इफेक्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स, जो इनकम इफेक्ट है इन्फीरियर गुड्स का वो क्या होता है, बताइए, वो नेगेटिव होता है। देखिए क्यों, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है तो इन्फीरियर गुड्स आप ज़्यादा परचेज़ करोगे, अगर आपकी इनकम अच्छी हो जाती है तो इन्फीरियर गुड्स को परचेज़ करना आप कम कर दोगे, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती है, जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ना के बराबर होती है, ठीक है। आगे देखिए, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज़ अवेलेबल टू, जो अंडर सेक्शन 54 जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं वो किस किस को मिलती है, इंडिविजुअल और HUF, ठीक है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, आगे देखिए, ये क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके हैं, ठीक है, आप प्लीज़ सभी वीडियोस देखिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट मिलेंगे। ओके, देखिए अब आगे करते हैं, चलिए। एन इनहेरेंट लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल के अंदर कौन सी लिमिटेशंस जो है वो उसके अंदर होती ही होती है, वो क्या होता है, ह्यूमन जजमेंट, क्योंकि अगर एक ह्यूमन ऑडिट कर रहा है या इंटरनल कंट्रोल कर रहा है तो वो कभी कभी क्या करता है, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल देता है, राइट, तो वो क्या आ जाएगा, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट। Which of the following statements would be most likely included in an auditor's engagement letter, ठीक है, यानी कि एक ऑडिटर की नियुक्ति पत्र में क्या क्या शामिल होता है, लिस्ट पोटेंशियल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रायर ऑडिट, नहीं, एक्सप्लेन द एनालिटिकल प्रोसीजर दैट द ऑडिटर एक्सपेक्ट टू अप्लाई, नो, उसमें लिमिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होती हैं ऑडिटर की जिससे वो उसको एरर को डिटेक्ट और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। ओके,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए द मोस्ट लाइकली फैक्टर दैट वुड कॉज आ सीपीए टू डिक्लाइन टू एक्सेप्ट अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट इज, यानी कि सीपीए द्वारा किसी न्यू ऑडिट कार्य को स्वीकार न करने का संभावित कारण क्या हो सकता है। क्या हो सकता है कि उस कंपनी के कार्य और उद्योग सीपीए को समझ में नहीं आए होंगे। नहीं, ये तो कोई रीज़न ही नहीं है। प्रबंधन ने यह स्वीकार किया होगा कि उस कंपनी को लगातार परिचालन घाटा हो रहा है। नहीं, सीपीए पिछले ऑडिटर के कागजों को समझने में असमर्थ है। नो, जब प्रबंधन जो है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, जांच ही नहीं कराना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट, an auditor's expression of an unqualified opinion will be inappropriate when unqualified जो opinion होता है वो कब inappropriate होगा, जब ऑडिटर जो है वो क्या होगा, सहायक कंपनी, देखिए पहले ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। ऑडिटर किसी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण को प्राप्त करने में असमर्थ हो। ठीक है, वित्तीय विवरण को कंपनी के आयकर के आधार पर बनाया गया हो। ठीक है, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन में उल्लेखनीय कमियां हों। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से ज्ञात होता हो कि बहुत से वर्षों में अंतिम खातों का बैलेंस पिछले बैलेंस से मेल नहीं खा रहा है। अब देखिए वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन कब देता है। ठीक है, यानी कि जो भी वो देगा वो क्यों होता है, जब उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स उसको ना मिले हों। ठीक है, जब वो अनेबल हो ऑडिट करने में प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट, बाय प्राइमरली रिव्यूइंग डैश एन ऑडिट सुपरवाइजर रिव्यूड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द स्टाफ टू डिटरमाइन इफ द ऑडिट वाज एडिक्वेटली परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी देखिए, डैश के प्राथमिक पुनरीक्षण के द्वारा एक ऑडिट सुपरवाइजर ने यह देखने के लिए कि क्या ऑडिट सही तरह से की गई है, स्टाफ द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करना, उसे हम बोलते हैं वर्किंग पेपर्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, an analytical procedure that an auditor most likely would perform when planning an audit is, उसे क्या करना होता है। ठीक है, उसे क्या करना होता है, कन्फर्मिंग बैंक बैलेंस विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नो। ठीक है, स्कैनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंट्स। नो। रिकैलकुलेटिंग इन्वेंट्री एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल, कंपेयरिंग द करंट ईयर अकाउंट्स बैलेंसेस, उनको क्या करता है, वो करंट ईयर के जो अकाउंट्स हैं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग उनको कंपेयर करता है। ओके, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज़ टू रिपोर्ट, उसकी ड्यूटी क्या होती है एक ऑडिटर की, ये तो बिल्कुल सिंपल है। उसकी ड्यूटी क्या होगी, प्राइमरी ऑडिट के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कब क्वेश्चन इनसे मिलता ही मिलता है किसी ना किसी वे में आपको। ठीक है, अब ऑडिटर का क्या ड्यूटी होती है, उसका ड्यूटी होती है कि वो अपने ओपिनियन देता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओके, आगे देखिए, इफ़ देयर हैज़ बीन एन ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द अमाउंट कंसर्न शुड बी, तो उसे हम क्या करेंगे। ठीक है, यदि किसी ओवरहेड की ज़्यादा रिकवरी हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसमें क्रेडिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पर्पज ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शंस, प्रोटेक्ट द सीनियर स्टाफ फॉर क्रिटिसिज्म, comply with the Companies Act 1985 to supply data and information to the management। सिंपल, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो आपके पास डाटा और इन्फॉर्मेशंस हैं उनको क्या करना, मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना। ओके, नेक्स्ट,
ए मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट दिया हुआ है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट बनाना, इंफॉर्मेशंस को देना, ठीक है, ये इंटरनल ऑडिट, ये सब होता है। एचआरएम नहीं होता। एचआरएम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से पूरी ब्रांच है, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस रिसोर्सेज का फुल जो है हम स्टडी करते हैं कि कितना आपको चाहिए, कितना आप ले सकते हो, कितना सेलेक्ट करना, उनको जॉब इवेलुएशन हो गया, उनका ट्रेनिंग कैसे देना, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना, ये सब किस में आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी अ वैलिड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेवरेबल डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। जो फेवरेबल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस है, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ओवर एस्टिमेटेड अ नेशनल वेज एग्रीमेंट सेटलमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑपरेटिव इन द फैक्ट्री। ये इसका आंसर आएगा। जो आपके पास जो स्टैंडर्ड होती है वो फैक्ट्री के जो उत्पादन मजदूरों की मजदूरी होती है, ठीक है, उसका एक राष्ट्रीय मजदूरी निर्धारण समझौते के स्टैंडर्ड कॉस्ट से अनुमान लगाना कि अधिक है। ओके, आगे देखिए, इफ अ कंपनी यूजेस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट्स एट द एंड ऑफ द period finds that there has been an under recovery of overhead। एक कंपनी जो है पूर्व निर्धारित ओवरहेड रिकवरी दरों का यूज़ करती है और अवधि के अंत में उसे ज्ञात होता है कि ओवरहेड की जो रिकवरी है वो कम हुई है, तो निम्न में से किस कथन द्वारा इस कथन को अच्छी तरह से बताया जा रहा है कि रिकवरी कम हुई है। वास्तविक ओवरहेड लागत प्रयुक्त राशि से अधिक है, राइट। इससे पता लग रहा है ना कि वो कम है, क्योंकि जो आपने यूज़ किया है वो और एक्चुअल से कम है, तो यहाँ पता लग रहा है कि कम है, ठीक है, जो कि पूर्व निर्धारित दरों को स्थापित करने के लिए मूल रूप से आवश्यक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कम है, तो यहाँ पे तो अपोजिट हो गया, ठीक है। मांग में वृद्धि के कारण वास्तविक गतिविधि स्तर नियोजित स्तर से अधिक हो गया, 9, ठीक है। ओवरहेड रिकवरी दर के दौरान लागत 9, ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद हम कर चुके हैं पहले। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सब हो चुके हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जो डायरेक्ट आउटपुट से रिलेटेड हैं, जैसे फैक्ट्री में सुपरवाइज़र, नो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेरोल अकाउंटिंग सेक्शन, नो। अ बोनस पेड टू अ स्टोर मैन, नो। द वेजेस ऑफ एन ऑपरेटिव पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, यस। आउटपुट को अचीव करने के लिए हम जो भी वेजेस पे कर रहे हैं किसी मजदूर को, तो वो क्या होंगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, आपके आउटपुट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड आर absorbed into production units by the use of an overhead absorption rate. Which one of the following best describe how the absorption rate is calculated? जो आपकी absorption rate होती है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट है ओवरहेड्स होते हैं उनको डिफरेंट क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, किसमें, कॉस्ट सेंटर हमारे अलग अलग जो बने होते हैं उनमें एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, among the following opinions which can be considered as a direct material cost of a motor car wheel, ठीक है। मोटर कार व्हील जो है उसके पहिए की प्रत्यक्ष लागत किसको माना जाएगा, इन सब में से, द मेटल यूज टू मैन्युफैक्चर इट, ठीक है। द मेटल यूज टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ द टूल यूज, नो। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग रॉ मटेरियल स्टोर्स, नो। कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी
ऑपरेशन ऑन फिनिश्ड कार व्हील्स। नो। अब देखिए, आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बतानी है मोटर कार व्हील की, तो जो उसमें यूज़ हो रहा है मेटल, उसी की कॉस्ट, मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट आई होगी वही आपको डायरेक्ट कॉस्ट बता पाओगे ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उसमें जो भी मेटल यूज़ हुआ है उसकी कॉस्ट। Which of the following methods of absorbing overhead is likely to use for a labor intensive assembly department? जो आपका लेबर इंटेंसिव असेंबली डिपार्टमेंट होता है वो ओवरहेड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी मेथड को यूज़ करेगा? तो सिंपल डायरेक्ट लेबर आवर्स मेथड। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जितने आवर्स काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ओवरहेड्स हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। द टैक्स विच वॉज कलेक्टेड प्रायर टू 1 जुलाई 2017 फ्रॉम द स्टेट वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड स्टार्टेड इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो स्टेट में होता है, CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट आपको पता होना चाहिए। कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती हैं, कैपिटल जो लॉन्ग टाइम पीरियड में होती है और बहुत अच्छे अमाउंट में आपको रिसीव होती है, ठीक है, वो आपके पास आ जाती है कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए, सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी नोन हाउ, नो, बोनस शेयर्स नो, डिविडेंड नो, कंपनसेशन रिसिप्ट फॉर कंपल्सरी इवेल्युएशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, वही कि बिजनेस का जो प्लेस है उसको अपरिहार्य कारणों से छोड़ने पर मिलने वाला हर्जाना, क्योंकि वो आप रूटीन में नहीं होते हैं ये काम कभी कभी होते हैं। ठीक है, और छोड़ोगे तो उसके लिए आपको जो हर्जाना मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल नेचर का। An individual is said to be resident in India in a previous leap year if he is in India that year for a period or periods amounting in all to dash days or more 182 days. ठीक है, a firm trust club is considered as a resident in India only if it is controlled. ठीक है, एक जो फर्म है, कोई भी फर्म, ट्रस्ट और क्लब भारत का जो रेजिडेंट है वो कब माना जाएगा, जब होली आउटसाइड इंडिया, नो, पार्टली आउटसाइड इंडिया हो सकता है, होली इन इंडिया, तो दोनों हैं, तो ये बी ऑप्शन ठीक होगा, या तो वो पूरा का पूरा इंडिया में हो या फिर इंडिया के द्वारा पार्टली किया जा रहा हो। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे देखिए। When will an expenditure incurred by an employer on medical treatment and stay abroad of the employee shall not be taxed? देखिए, यदि कोई नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी के विदेश में ठहर कर इलाज करवाने का खर्च वहन करता है तो किस स्थिति में उस पर व्यय पर करने लगेगा? ठीक है, तो उस कर्मचारी के मामले में जिसकी कुल आमदनी इस व्यय से पहले 2 लाख से अधिक न हो। ठीक है, ये इनकम जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ये आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्योंकि क्यों होता है, हर साल आपका जो बजट आता है उसमें टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्टेड सब कुछ गिवन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे देखिए। फोकस मार्केट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, जो फोकस मार्केट स्कीम है वो कब हुई थी, 6-7 में लागू हुई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स वुड बी मेड बाय दोज हु अपोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू रिक्वायर अ बैलेंस्ड फेडरल बजट? ठीक है, यानी कि एक संतुलित जो फेडरल बजट होता है उसके लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन का विरोध करने वाले लोग निम्न में से कौन सा तर्क देंगे? वो क्या कहेंगे कि ऐसे संशोधन से सरकार पर ऐसी नीतियां लाने का दबाव बनेगा जिससे मंदी की खाई और बढ़ जाएगी। यानी कि वो क्या दे सकते हैं, वो यही बोलेंगे कि इससे न्यू ऐसे ऐसे पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आएगी जिससे आपके पास मंदी और वो
बढ़ जाएगी, ठीक है। वो ये एक्सक्यूज़ देंगे जो उस फेडरल, आपके पास फेडरल बजट है उसको रोकने के लिए, विरोध करने के लिए। एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉजेज, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज किस कारण से होती है, ठीक है। देखो मनी सप्लाई यानी कि लोग मनी क्यों ज़्यादा लेंगे, सप्लाई ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैज़ टू टच द लॉन्ग रन कर्व। वो हमें मार्जिनल एनालिसिस रेस्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ, जो मार्जिनल एनालिसिस है वो क्या करती हैं, किस पर निर्भर करता है, वो मार्जिनल का मतलब होता है कि जब हम जितने यूनिट बना रहे हैं उससे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर जितना भी आपका कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो आपके पास मार्जिनल होती है कॉस्ट। तो वही आएगा कि कॉस्ट और रिवेन्यू ऑफ एन एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, ठीक है। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, ठीक है। मेजर इंटरनेशनली ट्रेड करेंसीज, किसी भी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार की जाने वाली मुद्रा की तुलना में उसके मूल्य में क्या आ जाना, कमी आ जाना। ओके, जहाँ पर भी डिवैल्यूएशन होता है वो होता है उसकी मूल्य में कमी आ जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, इन कीवर्ड से हम डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़कर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्लिक आपके माइंड में हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द डिमांड कर्व फॉर ऑटोमोबाइल्स टू शिफ्ट द लेफ्ट, लेफ्ट में कब शिफ्ट होता है वो, ठीक है। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट पेड टू बोरो मनी टू पे द ऑटोमोबाइल्स, इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो जाना। नेशनल इनकम इज़ नॉट कैलकुलेटेड बाय, इनकम मेथड भी होता है, प्रोडक्ट मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर भी लाफर कर्व से नहीं होता, ठीक है। जो लाफर कर्व होता है वो इसके लिए आपके पास नहीं होगा। इसके 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। द अकाउंट्स विच represent intangible assets are classified into which among the following। intangible assets जो हैं वो किस में आती हैं आपकी, वो आएंगे रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में जो आपके पास आ जाती है वो एसेट्स आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स एंड एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ आर द ऑब्जेक्ट। ये मिनिमाइज़ करना, मिनिमाइज़ किससे होगी, इंटरनल चेक से। इंटरनल चेक्स अंदर ही अंदर कंपनी के अंदर चलता रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, जो थोड़े बहुत एरर्स फ्रॉड्स जिनको वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उनको वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके ओके, इसके बाद देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर विल बी नो डिफरेंस in profit as shown by marginal costing and that of absorption costing। यानी कि किस मामले में जो मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, ठीक है, उनसे जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा जब हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रिमेन कांस्टेंट, जब हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट दोनों कॉस्टिंग मेथड्स में हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्राइस इफेक्ट है वो किसका सम होता है, वो होता है इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का, ठीक है, दोनों का सम होता है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000 इनकर्ड ऑन आर ट्रायल रन ऑफ अ न्यूली परचेज्ड मशीन। जब भी न्यूली परचेज मशीन, आप डेली तो न्यू मशीन परचेज नहीं करते हो, कभी कभी आप परचेज करते हो, ठीक है। जब हम
परचेज़ करते हैं कोई भी न्यू मशीन, तो वो हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, उसको शुरू करने से पहले जो भी आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और रिवेन्यू, जो किसी भी बिजनेस में हम रूटीन में खर्चे करते हैं जो भी, वो हमारे क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ओके। डेफर्ड रिवेन्यू, जैसे आप एडवर्टीजमेंट, कोई भी ऐसा खर्चा, जब आप कोई भी खर्चा करते हो और उसका प्रॉफिट आपको, उसका बेनिफिट लंबे टाइम तक मिले, तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक। जब आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हो तो कौन सा ऐसा खर्च, जो एक्सपेंसेस है इनमें से, जो आप उसमें नहीं लेंगे। देखिए, जब हम क्लोजिंग स्टॉक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, ये सब लेते हो, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके डायरेक्ट उससे रिलेटेड होते हैं, स्टॉक से, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का इंश्योरेंस जो है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, लोडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपका क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हुए हम इसको इंक्लूड करेंगे, बट इंश्योरेंस जो है उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ओके। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हो चुके हैं सब, आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, डैश शोज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड राइट टू रिसीव एन अमाउंट, ठीक है। यानी कि जो अमाउंट ऑफ रिसिप्ट है और राइट टू रिसीव एन अमाउंट, उसमें ये कौन शो करता है, ये आपका करता है एक्रूअल बेसिस। यानी कि जितना एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जो जो आपको मिलना चाहिए वो, और जो रिसीव हुआ है वो, ये सब आपका हो जाता है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट में जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। वो सब आपका किस में आ जाता है, मैचिंग में। गोइंग कंसर्न में हम क्या लेके चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। हम बिज़नेस को ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है हम लॉन्ग टाइम तक करेंगे, ठीक है, ये सब आ जाएगा, ठीक है। रियलाइजेशन में वही कि वसूली, जैसे आप किस मेथड को यूज़ करोगे, कैसे क्या होगा, ये सब इसमें आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अलाउ द प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो प्रोप्राइटर होता है उसकी पर्सनल एक्सपेंसेस हम बिजनेस के अकाउंट्स में, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि हम नहीं लिखेंगे, वो होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, इसमें क्या आता है, ये कहता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है वो दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसका एक अलग नेम होता है, उसी नेम से सारे के सारे जो है काम किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ऑल द एंटरप्राइजेज शुड फॉलो द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं, उनमें कंसिस्टेंट बना के रखना है, कि एक ही मेथड आप यूज़ करते रहोगे, ओके। बार बार आप मेथड्स को चेंज नहीं करोगे, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। डिमोलिशन और डिसमेंटलिंग expenses, carries on new machinery purchased, oil painting expenses, packaging charges of goods sold। पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो पैकिंग चार्जेस आपको रूटीन वर्क हो जाता है, ठीक है। तो पैकिंग चार्जेस आपके क्या हो जाता है, रूटीन वर्क हो जाता है, और
इसलिए वो आपका किस में आ जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एडेड। जब आप कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आप ऐड किसको नहीं करोगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। जो चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर्स में से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपके पास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज लीस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू लीन। ठीक है, यानी कि इनमें से किस परिसंपत्ति के धारण अधिकार पर निर्भर होने की संभावना सबसे कम होती है, वो क्या होता है आपके पास, लीज होल्ड, जो आप रेंट पे देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर। ऑडिट प्रोग्राम को एक ऑडिटर प्रिपेयर करता है या फिर उसके ऑडिटर के असिस्टेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, व्हेन शुड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी विद इन द 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब आपने कंपनी शुरू की है उसके 1 मंथ के अंदर अंदर क्या करना होता है, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर ही ऑडिटर को, डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी। अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन द नेम ऑफ द फर्म। येस, ऑल पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी प्रैक्टिसाइजिंग इन इंडिया। नो। Which of the following is not an inherent limitation of internal control system। वो क्या होता है, inefficiency of internal auditor। ठीक है, ये उसके अंदर इनएफिशिएंसी जो है वो उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं होती। ओके, कंट्रोल सिस्टम की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इंटरनल रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इंटर्न रिस्क। ये मतलब कि क्या होता है, अनकंट्रोलेबल नहीं होते। कंट्रोल रिस्क जिस पे आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, स्टेटमेंट तो साफ पता लग रहा है कि गलत है। डिटेक्शन रिस्क इज रिलेटेड डायरेक्टली टू इफेक्टिवनेस। यस, डिटेक्शन रिस्क रिलेटेड इनवर्सली टू कंट्रोल रिस्क। यस, इंटरनेट रिस्क और कंट्रोल रिस्क आर हाईली इंटर रिलेटेड। यस, तो ये करेक्ट नहीं है, साफ पता लग रहा है। जो कंट्रोल रिस्क है उसको तो आप थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर सकते हो किसी ना किसी वे में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ टू मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन्ड एज पर AAS 11। ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज बी इन वर्किंग। ये जो है ये ट्रू नहीं है। ओके, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सभी लर्न कर लेना। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ द पेमेंट ऑफ GST इज डिलेड बियॉन्ड ड्यू डेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन GST अमाउंट पेबल इज 18%। ओके, नेक्स्ट, बेसिक पे प्लस बोनस पे प्लस ओवर टाइम पेमेंट, ये क्या होती है हमारी, ये सारी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रॉस पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो क्या है, पीरियड कॉस्ट आपके पास। ठीक है, विच ऑफ द गिवन पेरोल इंसेंटिव डज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या नहीं होता, शिफ्ट अलाउंस। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ द इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज एसेट्स।
विच ऑफ द गिवन कॉस्ट डज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, इन सबको ऐड करके आप पर यूनिट कॉस्ट यूनिट निकाल सकते हो। लेकिन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पर यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं कि कितनी ऐड आपकी शो होंगी, कितना नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होंगे। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यूनिट सोल्ड कैसे निकालते हैं हम, जो यूनिट सोल्ड है वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग जो स्टॉक है उसमें यूनिट जो प्रोड्यूस्ड है माइनस जितना क्लोजिंग था, उससे आपको यूनिट सोल्ड पता लग जाएगा कितनी यूनिट आपकी सोल्ड हुई हैं, ठीक है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग एबनॉर्मल लॉस इज चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। चलिए आज हम ये 71 पेज तक हमारा PDF हो गया है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इनको आपने जस्ट एक बार वीडियो को फास्ट वे में आप देख लेना, स्पीड डबल करके देख लेना, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएं, ठीक है। ओके, अगर आपको ये हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।